वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रिक्शा के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रेजुएट लेवल का आज लेक्चर है और जैसा कि ग्रेजुएट के सिलेबस में रिक्शा के बारे में आता है उसी को आज हम पढ़ेंगे। रिक्शा जो है एक ग्राफाइट है जिसका कि सिस्टमेटिक पोजीशन है मार्केंशियो फाइटा मार्केंशियोप्सिडा मार्केंशियल्स रिक्शिएसी रिक्शिया। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ग्राफाइट को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, मार्केंशियोफाइटा, एंथोसिरोटोफाइटा एंड ब्राफाइटा। तो उसमें मार्केंशियोफाइटा में 3 क्लास हैं जिसमें से एक क्लास है मार्केंशियोप्सिडा। इसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं जिसमें से एक ऑर्डर है मार्केंशियल्स। इसमें भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसमें से एक फैमिली है रिक्शिएसी। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन है ग्रेजुएट लेवल पे। जब भी आप किसी प्लांट को डिस्क्राइब करें हमेशा उसका सिस्टमेटिक पोजीशन जरूर लिखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, तो रिक्शा एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक जीनस है जो कि हिली एरियाज और प्लेन्स दोनों जगह मिलता है, लेकिन शर्त वही होगी कि डैम एंड ह्यूमिड प्लेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हें एक्सटर्नल वाटर की पीरियोडिकल एक्सटर्नल वाटर की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये डैम सॉइल में, ह्यूमिड प्लेसेस में, जहाँ भी नम स्थान है, जहाँ भी वाटर बॉडी के किनारे जो क्लेई रीजन है वहाँ भी ये मिलते हैं। इनकी 138 स्पीशीज रिपोर्टेड है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से लगभग 28 से 30 स्पीशीज इंडिया में रिपोर्टेड है। हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज एक्वेटिक भी होती है, जैसे रिक्शिया फ्लूइटेंस एंड रिक्शिया, पहले इसका नाम था रिक्शियोकार्पस था, अब इसका नाम हो गया रिक्शिया नेटेंस। ये जो है एक्वेटिक स्पीशीज हैं और आइदर दे आर फाउंड फ्लोटिंग और समटाइम्स सबमर्ज्ड कंडीशन। तो ज्यादातर ये वाटर बॉडी के किनारे पर रहती हैं जिसमें पानी पीरियोडिकली बढ़ता घटता रहता है, कभी बढ़ जाता है तो सबमर्ज्ड हो जाती हैं, और रिप्रोड्यूस तभी करेंगे जब ये सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड हो। रिप्रोड्यूस ओनली when attached
ऑन सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब है कि जब भी ये जमीन पर आएंगी और इनमें जमीन पर आने के बाद जब राइजोइड डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे रिप्रोड्यूस नहीं करते। और ये ही दो स्पीशीज आपको याद रखनी है, रिक्शिया फ्लुइटेंस एंड रिक्शिया नेटेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में भी, पूरे इंडिया में मिलती है, हिली एरियाज में भी, साउथ इंडिया तक मिलते हैं, प्लेन्स में मिलते हैं, जिसमें से कुछ स्पीशीज हैं में जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज है वो रिक्शिया डिस्कलर है, रिक्शिया पठानकोटेंसिस हैं, रिक्शिया गैंगेटिका है, रिक्शिया क्रिस्टलाइना है, रिक्शिया रेटिकुलेटा है। ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि रिक्शिया फ्रॉस्टाई एंड रिक्शिया मेलेनोस्पोरा। तो ये कुछ इंडियन स्पीशीज हैं जो इंडिया में मिलती हैं, जिसमें कि इंडिया में हमें रिक्शिया फ्लुइटेंस एक्वेटिक और रिक्शिया नेटेंस ये भी हमें इंडिया में मिलती हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर में ब्रायोफाइट में ध्यान दीजिए कि जब भी हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें तो हम उसे दो हेडिंग में डिस्क्राइब करेंगे। स्ट्रक्चर एट वेजिटेटिव फेज एंड स्ट्रक्चर एट रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि वही थैलस है लेकिन उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। तो हमें ये डिस्क्राइब करते वक्त लिखना चाहिए कि जो हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं वो किस समय हमें दिखाई देगा। तो अभी हम किसमें दिखाएंगे कि वेजिटेटिव फेज में स्ट्रक्चर क्या है। तो हम जानते हैं कि प्लांट बॉडी क्या है, थैलस है। हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट पे प्लांट बॉडी क्या है, थैलस है। इट इज ए फ्लैट sometimes ribbon shaped, lobed, somewhat fleshy and dorsi-ventrally flattened structure है जो कि prostrate है। प्रोस्ट्रेट। तो थैलस कैसा है, फ्लैट है, रिबन शेप्ड है, लोब्ड है, फ्लैशी है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है। लोब्ड कैसे हैं इसके, लोब्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
wedge shaped, linear and normally obchordate, यानी उल्टे दिल की तरह, obchordate, linear and wedge shaped. wedge shaped. तो और ज्यादातर ये क्या होते हैं, दे आर फ्लैशी इन द मिडिल. फ्लैशी इन मिडिल. तो ये वाला जो एरिया है ये फ्लैशी होगा. और जैसा कि जानते हैं आप कि ब्राफाइट में जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसमें एक डॉर्सल साइड होती है और एक वेंट्रल साइड होती है. डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड. तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की डिटेल की बात कर रहे हैं. दूसरा जो स्ट्रक्चर से पहले एक जानने वाली बात है कि जो ब्रांचिंग है वो हमेशा डाइकोटमस होगी. डाइकोटमस का मतलब है कि मान लीजिए एक ये ब्रांच है, ये दो इक्वल ब्रांच में डिवाइड करेगी, ये फिर से दो इक्वल ब्रांच में डिवाइड करेगी, ये फिर से दो इक्वल ब्रांच में. इक्वल मीन्स इक्वल स्ट्रेंथ, यानी ना तो कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा. तो इस तरीके की जब ब्रांचिंग होती है तो इसे हम डाइकोटमस ब्रांचिंग बोलते हैं. तो इससे क्या है कि पहली ब्रांचिंग हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, इसी में चौथी भी हो जाएगी, फिर पांचवी भी हो जाएगी और छठवीं भी हो जाएगी. तो इससे क्या होता है कि एक रोजेट बन जाता है. तो रोजेट कैसे बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये रोजेट कहलाता है. रोजेट. दिस स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिक्शिया. रिक्शिया के जहां भी आपको कॉलोनी मिलेगी, यानी जहां भी आपको उसके मेंबर्स मिलेंगे, वहां आपको ऐसे ऐसे रोजेट्स मिलेंगे. और बाद में होता है कि ये वाला पोर्शन डीजनरेट कर जाता है इस तरीके से. तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं और इनमें फिर से ब्रांचिंग होती है और ये रोजेट आगे बढ़ जाता है. रोजेट धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता है. तो रोजेट अगर नहीं है तो वो रिक्शिया नहीं होगा मेजॉरिटी में. भले वो इस तरीके से लीनियर रिक्शिया फ्लूइटेंस का थैलस क्यों ना हो, क्योंकि रिक्शिया फ्लूइटेंस का थैलस इस तरीके से रिबन शेप्ड होता है. रिक्शिया फ्लूइटेंस रिबन शेप्ड होता है और उसमें नीचे से कोई राइजॉइड्स वगैरह नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो खुद ही जो है एक्वेटिक में मतलब पानी में सबमर्ज्ड या फ्लोटिंग करता है, तो इसलिए उसमें राइजॉइड निकलने की कोई ज़रूरत नहीं होती. तो मेरा ये कहने का मतलब कि चाहे ऐसा थैलस हो चाहे ऐसा थैलस हो,
वो रोजीट जरूर बनाता है। तो रोजीट के बारे में ध्यान रखिएगा कि रिक्शिया ही वो थैलस है अकेला जिसमें रोजीट फॉर्मेशन होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो अगर हम इनके एक ये एक एपिकल नॉच है, जरूरी नहीं कि सब में हो। नॉच इसलिए होती है कि यहां पर एक इस प्रकार से 4 साइडेड पिरामिडल एक सेल होती है जिसके 4 साइड्स होते हैं। वो जब इक्वली डिवाइड करती है तो उधर डिवीजन जो बाद वाले सेल हैं वो डिवीजन करके ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, तो ये अंदर की तरफ धंस जाती है, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है। तो एपिकल नॉच है प्लस डॉर्सल साइड में अभी हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉर्सल व्यू। यहां पर एक मीडियन ग्रूव या चैनल होता है, मीडियन ग्रूव। मीडियन ग्रूव होता है। इसके आधार पर भी हम स्पीशीज को पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर मीडियन ग्रूव ऑल अलोंग द लेंथ हो तो वो क्या होगा, रिक्शिया डिस्कॉलर। अगर थैलस है और उसमें आधी दूर तक तो ग्रूव है, उसके बाद वो ग्रूव चौड़ी हो जा रही है मीडियन रेंज में और यहां आकर के खत्म हो जा रही है, तो क्या होगा, रिक्शिया पठानकोटेंसिस। इसके बाद अगर कोई थैलस है जिसमें कि मेल थैलस में सिर्फ यहां तक मीडियन ग्रूव है, यानी कैसा थैलस है, मेल, और फीमेल थैलस में पूरा ग्रूव दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया, रिक्शिया गैंगेटिका, रिक्शिया गैंगेटिका। उसके बाद अगर अब चूंकि मीडियन ग्रूव है तो इसे कैसा, अगर हम टीएस काटें तो कैसे दिखाई देगा, इस प्रकार डिप होगा और इस प्रकार आएगा, यही आएगा, तभी मीडियन ग्रूव बनेगा। तो मीडियन ग्रूव अगर है, मीडियन ग्रूव है तो इस तरीके से है, लेकिन अगर मीडियन ग्रूव नहीं है तो क्या होगा कि वो एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। तो मीडियन ग्रूव एब्सेंट है तो कौन सी स्पीशीज हो जाएगी, फ्रॉस्टाई। फ्रॉस्टाई। और इसी प्रकार से अगर मीडियन ग्रूव सल्कस के रूप में, सल्कस माने इस प्रकार से प्रेजेंट है ऑल लॉन्ग द लेंथ, तो क्या हो जाएगा, रिक्शिया मिलेनो स्पोरा।
तो और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनमें कि हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे रिक्शिया फ्लूटेंस है, उसमें मीडियन ग्रुव नहीं है, मीडियन ग्रुव नहीं। तो ये जो मीडियन ग्रुव के आधार पर ही हम इतने सारे स्पीशीज को पहचान सकते हैं और मोटा मोटी हम उनके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा जो डॉर्सल साइड है उस पर और कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती है वेजिटेटिव फेज के दौरान जिससे कि हम किसी और चीज का वर्णन कर सकें, तो केवल मीडियन ग्रूव ही दिखाई देता है। अब अगर हम वेंट्रल सरफेस की बात करें, वेंट्रल व्यू, तो वेंट्रल व्यू में क्या होगा कि इस प्रकार से अगर एक थैलस है तो थैलस में जो बीच का पोर्शन है वो काफी चौड़ा होता है। बीच का पोर्शन जिसे हम मिड रिब बोलते हैं, जो हमें कहां दिखाई देती है, वेंट्रल व्यू में दिखाई देती है। तो ये क्या है, मिड रिब है। इतनी चौड़ी क्यों है? ड्यू टू दी फ्लैशी नेचर। तो क्या होगा अगर मान लीजिए हम टीएस काटते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये बीच में चौड़ा होता है और दोनों तरफ फिर किनारे की तरफ पतला हो जाता है। खैर इसकी बात अलग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मिड रिब है इसमें बहुत सारे राइजॉइड्स निकले हुए दिखाई देते हैं। बहुत थिक थैलस होगा, यही पहचान है। अगर आप दूसरे यानी किसी हिली एरिया में जाएं और तमाम आपको थैलस इस तरीके से डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड दिखाई दें, तो आप एक तो ये देखेंगे कि उसमें रोजेट फॉर्मेशन है कि नहीं। मान लीजिए रोजेट नहीं भी दिख रहा है तो उस थैलस को जब आप निकालेंगे किसी स्कैल्पल की सहायता से, तो वो थैलस काफी फ्लैशी होगा। तो जब फ्लैशी होगा तो ही वो रिक्शिया होगा। तो ये क्या है कि इसमें बहुत सारे राइजॉइड्स हैं। ये राइजॉइड्स हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला राइजॉइड्स इस प्रकार का होता है, यूनिसेलर होता है, स्मूथ वॉल्ड, क्योंकि इसकी जो दीवार है वो स्मूथ है। कैसे स्मूथ है अभी दिखाते हैं कि अगर दूसरे प्रकार का जो राइजॉइड है उसका अगर टीएस काट दिया जाए, यानी राइजॉइड्स का भी, तो हम ये देखेंगे। पहले तो अगर हमने टीएस नहीं काटा है तो ये स्मूथ वॉल्ड है और इस पर कुछ स्पॉट्स इस तरीके से माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देते हैं सरफेस पर। ये स्पॉट्स कुछ शो कर रहे हैं कि ये स्पॉट्स कुछ जगह है। तो वो स्पॉट्स किस लिए आ रहा है, उसे जब हम इसका टीएस काट लें, हमसे नहीं कटेगा लेकिन अगर मशीन से हम उसे काटें तो कैसे दिखाई देगा, ये इस पेग लाइक ग्रोथ दिखाई देगी। जो वॉल है वो अंदर की तरफ इस तरीके से पेग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यही पेग लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें इस स्पॉट्स की तरीके से दिखाई देता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ट्यूबरकिल, ट्यूबरकिल्स हैं ये।
तो इसलिए ये जो राइजॉइड हुआ ये किस टाइप का हुआ, ट्यूबरकुलेट टाइप। तो यहां पर राइजॉइड्स कितने तरीके के मिलेंगे, 2 तरीके के मिलेंगे, एक स्मूथ वॉल्ड होगा, स्मूथ वॉल्ड, और एक ट्यूबरकुलेट टाइप। इसके अलावा यहां पर जो एक ग्रोइंग पॉइंट है उस पर एक हार्ड शेप स्केल लगी होती है। ये सिर्फ एक सेल की चौड़ी होती है, पर्पल कलर की होती है और लिगुलेट होती है। लिगुलेट मतलब कि जीभ के आकार की। सेल्स हमेशा लंबे लंबे होंगे, ये एक किस तरीके की स्केल है, लिगुलेट टाइप की स्केल है। ये क्या काम करती है, यहां पर जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक पिरामिडल एपिकल सेल होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जैसे ही ग्रोथ होती है 2 भाग में बट जाती है। तो जब 2 भाग में बट जाएगा तो एक भाग इधर चला जाएगा और एक भाग इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे थैलस पर मार्जिन पर हमको आधी की, यानी पूरी नहीं, आधी आधी स्ट्रक्चर में स्केल्स दिखाई देती है। तो स्केल है लेकिन लगी कहां पर है, मार्जिन पर। तो क्या है, ये एक कंप्लीट स्केल है और बाद में ये लूनेट स्केल, यानी ये लुगुलेट थी बीच में से फट गई। तो हमको जब हम माइक्रोस्कोप में वेंट्रल साइड पर देखते हैं तो इन राइजॉइड्स के अलावा मार्जिन पर इस तरीके से सिंगल रो में लगी हुई स्केल्स दिखाई देती है। तो ये भी इसका एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है कि अगर आप जो है रिक्शिया थैलस को स्टडी कर रहे हैं तो उसके मार्जिन पर आपको स्केल्स दिखाई देगी। ये हमेशा पर्पल कलर की होती है, लेकिन स्केल्स आर एब्सेंट इन एक्वेटिक स्पीशीज। तो स्केल्स जो है रिक्शिया फ्लुइटेंस और रिक्शियोकार्पस या रिक्शिया नेटेंस में नहीं मिलते। तो ये वेंट्रल साइड हो गया और इससे पहले वाला डॉर्सल साइड था। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अब हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो अब अगर हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कौन सा है, एनाटॉमिकल, एनाटॉमी है। और इसमें अभी फिर हमें याद रखना है कि अभी ये वेजिटेटिव फेज का स्ट्रक्चर है। तो एनाटॉमी में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर इसका एक हम जो है इसका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, यानी जिसे VTS काटे हम, तो हमको ये मिलेगा कि जो डॉर्सल साइड है उस पर इस तरीके से बहुत सारे वर्टिकल लैमेली लगे होते हैं, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक लैमेली बोलते हैं। और पूरा थैलस 2 भाग में बटा होता है,
एनाटॉमिकली, जिसे ऊपर वाले को हम कहते हैं फोटो सिंथेटिक रीजन और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रल स्टोरेज रीजन। यहाँ से एक स्केल लगी हुई दिखाई देती है और ये एरिया है जिससे बहुत सारे राइजॉइड्स निकले हुए दिखाई देते हैं। अब अगर हम डॉर्सल साइड की बात करें यानी फोटोसिंथेटिक रीजन की बात करें तो ये बहुत सारे वर्टिकल लैमेली से मिलके बना है। तो हमने यहाँ समय बचाने के लिए पहले से डायग्राम बना लिया था। ये एक वर्टिकल फोटोसिंथेटिक लैमेली है। लैमेली जो लंबे, तो इसमें क्या है, सारे सेल्स, इनके जितने भी सेल्स हैं ये सब क्लोरेनकाइमस होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट वगैरह होगा और इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो सारे सेल्स हैं ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक लीनियर वे में अरेंज्ड होते हैं, एक के ऊपर एक। और चूंकि ये लंबे लंबे होते हैं तो इनके बीच में भी जगह बची रह जाती है, जिसे हम कहते हैं एयर चैनल। तो एयर चैनल कैसे बन रहा है, बहुत सारी लैमेली है तो उनके बीच की जो जगह है वो सारी की सारी एयर चैनल कहला रही है। दूसरी खास बात आप देखिए कि ये जो भी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, जिसे अगर हम इसे बोल सकते हैं, कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, वर्टिकल लैमेलर स्ट्रक्चर है, उसका जो एपिकल सेल है वो बड़ा है। एपिकल सेल जब बड़ा है तो ये क्या करता है, ये आपस में इस तरीके से मिल करके, जैसे यहां भी तो आप ये देख रहे होंगे कि जब हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इनके बीच में कुछ जगह दिख रही है। वो क्या है, वो ये है, ये जगह है। ये क्या है, एयर पोर्स है। एयर पोर्स हैं, ये वही निकास है यानी एग्जिट है जो ये चैनल ऊपर जा रहा है, एयर चैनल, वो इन्हीं सेल्स के बीच में जो जगह बच जा रही है उसमें से बाहर निकल रहा है। तो अभी तो हमने ये देखा था कि 4 सेल आपस में मिल करके, यानी एक एयर चैनल को 4 वर्टिकल लैमेली घेरे हुए है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है और 4 से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं जो कि इस एयर चैनल को घेरते हों। तो इस तरीके से ये जो सेल है ये आपस में मिल करके एक वेरी इल डिफाइंड एपिडर्मिस बनाते हैं। यानी अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि इल डिफाइंड एपिडर्मिस किस में मिलेगी तो आपको उसका आंसर देना है रिक्शिया, क्योंकि रिक्शिया में इस तरीके से बहुत सारे गैप वाले सेल्स होते हैं और ये क्या है कि ये सारे के सारे हाईलाइन होते हैं, यानी ये कलरलेस होते हैं। इनमें कोई क्लोरोफिल वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता है।
तो ये एक इल डिफाइंड एपिडर्मिस बनाते हैं, और जो वर्टिकल लैमेली है, फोटोसिंथेटिक लैमेली है, वो अपने बीच बीच में वर्टिकल एयर चैम्बर्स को घेरे रहती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिक्शिया का है। लेकिन रिक्शिया मान लीजिए, रिक्शिया क्रिस्टलाइना एक जीरोफिटिक स्पीशीज है, जो जहां जीरोफिटिक कंडीशन होती है वहां मिलता है। वहां पर जो रीजन है जहां पे एयर चैनल्स हैं, वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। तो ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है रिक्शिया। और ये जो चौड़े होते हैं और ये अपनी चौड़ाई में ही बाहर की तरफ ओपन होते हैं, इस तरीके से रिक्शिया क्रिस्टलाइना। फिर एक्वेटिक स्पीशीज की बात करें अगर, तो अभी तो हमने देखा था कि ये जरूर हमने यहां पर बनाया है, लेकिन क्या है कि जो डॉर्सल साइड है वो इस पोर के द्वारा बाहर की तरफ निकल रही है, यानी ये जो एपिडर्मिस है वो पूरी कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो रिक्शिया फ्लूटेंस है उसमें एपिडर्मिस पूरी कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद इसमें बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, और ये चैम्बर बाहर की तरफ नहीं खुलते। ध्यान दीजिएगा कि रिक्शिया फ्लूटेंस में, जो कि एक एक्वेटिक स्पीशीज है, उसमें एयर चैम्बर्स लार्ज होते हैं बट क्लोज्ड होते हैं, यानी ये बाहर की तरफ किसी पोर द्वारा खुलते नहीं हैं। इसी प्रकार से अगर रिक्शियोकार्पस नेटेंस की बात करें तो उसमें जो चैम्बर्स हैं वो तो फ्लूटेंस की तरह ही होंगे, क्लोज्ड, लेकिन एक से ज्यादा लेयर में होते हैं और एम्प्टी होते हैं, यानी इनके अंदर कुछ नहीं होता है, एक से ज्यादा। तो ये क्या हो गया, रिक्शियोकार्पस या रिक्शिया नेटेंस। इसमें एयर चैम्बर मल्टीलेयर्ड है, क्लोज्ड है, कंप्लीट है एपिडर्मिस, लेकिन जो चैम्बर है वो एक से ज्यादा लेयर में है, और यहां जो है चैम्बर जो है सिर्फ एक लेयर में, और बाकी जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है, वेंट्रल स्टोरेज रीजन, VSR। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें डॉर्सल साइड पर दिखाई देता है। जब हम वेंट्रल साइड की तरफ जाते हैं तो वहां पर इस तरीके से हमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमा दिखाई देता है। पैरेन्काइमा दिखाई देता है जिसका मुख्य काम जो है स्टोरेज है। इसमें कोई क्लोरेन्काइमा वगैरह नहीं होता है, और इनका मुख्य काम जो है फूड मटेरियल को या स्टार्च को, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना है। फिर नीचे की तरफ एक लोअर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है जिसमें से, जो कि कंप्लीट होती है, वो इस तरीके से इल डिफाइंड नहीं होती है, और उसमें से एपिडर्मल हेयर के रूप में राइजॉइड्स दोनों प्रकार के निकले होते हैं। तो जब हम टीएस काटते हैं तो हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो पूरे थैलस को दो भाग में बांटता है, अपर पार्ट को फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर पार्ट को वेंट्रल स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन वर्टिकल लैमेली से बना होता है जो
अपने द्वारा एयर चैनल्स को घेरे रहती हैं और वो एयर चैनल अपने अपने पोर्स के द्वारा बाहर जो है कांटेक्ट करते हैं बाहरी एटमॉस्फेयर से। तो ये हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर है रिक्शिया का वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक्सटर्नली कैसा है और एनाटॉमिकली कैसा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ जिसमें हमने स्ट्रक्चर की बात करी है, एक्सटर्नल एज वेल एज यानी मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।